दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों आज हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, उसके साथ विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं। आज हम राजकुमार भाटी जी से सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। भाटी जी स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। भाटी जी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जिस तार्किकता के साथ आप बात रखते हैं, वो तार्किकता समाज से और राजनीति से क्यों गायब होती जा रही है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा और जब आपने कहा कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं और तार्किकता के साथ बात रखते हैं, मैं भी यही कहने वाला था कि तार्किकता को लोग आजकल कम महत्व दे रहे हैं। जी। देश में अंधभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, पाखंडियों की और जो अंधविश्वास रखते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तार्किकता देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का संविधान भी ये कहता है, अनुच्छेद 51 में साफ लिखा हुआ है कि सरकार का काम होगा देश को वैज्ञानिकता और तार्किकता की तरफ ले जाना। तो हर व्यक्ति के अंदर विवेक और तर्क हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और मेरे जो तर्क हैं जो वैज्ञानिक और उस पर आधारित होते हैं तथ्यों पे, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात भी है और बहुत खुशी की बात भी है कि कम से कम देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तर्क को पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप इस संबंध में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तार्किकता को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों की कोशिशों के बावजूद भी समाज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे क्यों होता जा रहा है? जो गलत बातें, जो नफ़रत की बातें फैलाई जा रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है? बहुत से लोग हैं, आप लोग हैं जो तार्किकता की बात करते हैं और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार सांप्रदायिकता के विरुद्ध बोल रहे हैं, जातिवाद के विरुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे समाज, जो नई पीढ़ी है, वो ज़्यादा रहने लगी। तो क्या कारण मानते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अंधविश्वास और पाखंड बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है देश में, और बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं। उन लोगों के स्वार्थ इसमें जुड़े हुए हैं कि लोग जागरूक ना हों, लोग शिक्षित ना हों। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं औरों की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश कहाँ जाएगा। अभी एक उनके बड़े नेता ने, अनुराग ठाकुर का वीडियो वायरल है, वो स्कूल में बच्चों को बता रहे हैं कि देश का जो पहला जो दुनिया का अंतरिक्ष यात्री था, वो हनुमान जी थे। तो जब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करी जाएंगी, देश के प्रधानमंत्री एक भाषण में बहुत पहले उन्होंने कहा था कि देश में पहली जो सर्जरी करी थी, वो गणेश जी का सिर काट कर उसका हाथी का सिर लगा दिया था, वो पहली सर्जरी थी। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें योजनाबद्ध तरीके से फैलाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि ज्ञानवान बनाना नागरिकों को उनके लिए नुकसानदायक है। नागरिक शिक्षित होंगे, ज्ञानवान होंगे तो इनसे सवाल करेंगे। नागरिकों को अगर अपने अधिकारों का पता लग जाएगा तो अपने अधिकार मांगेंगे। तो इन्हें मूर्ख बनाए रखो, ये इनकी कोशिश है। अब हनुमान जी अगर पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अगर आप इस बात को सही मानते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को मुंह में दे लिया था अपने में, ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं। इन कथाओं के संदेश होते हैं, अर्थ होते हैं। साहित्य के कई अर्थ निकलते हैं, साहित्य का एक ही अर्थ नहीं होता। हमारे अंदर इतना विवेक और इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम उनके सही अर्थ निकाल सकें। जो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और कितनी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, उसे उसे हनुमान ने मुंह में दे लिया था। और उसका टेम्परेचर इतना है कि आप 1 लाख किलोमीटर पहले ही भाप बन के उड़ जाएंगे उस सूरज से, इतना टेम्परेचर है उसका। उसे मुंह में दे लिया तो इस बात को विश्वास करना, ये मूर्खता ही तो है। लेकिन लोग ऐसी चीज़ों को, अब एक बीजेपी के प्रवक्ता ये भी बोल रहे थे टीवी पे कि गाय का गोबर जो है कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती होता है। अब ये इस तरह की बातें करना, ये अंधविश्वास फैलाना। पाटिल जी, आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय, पहला समय भी आपने देखा है राजनीति में, आज का समय भी देख रहे हैं। किस प्रकार का बदलाव राजनीति में आप महसूस कर रहे हैं और उस बदलाव का क्या कोई फ़र्क इस समाज पर पड़ रहा है? मैंने अपने जीवन के जो कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। मैं पत्रकार रहा, फिर मैंने 5 साल मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाया भी है, मैं टीचर भी रहा, मैंने लॉ भी कर रखी है और मैं अब राजनीति में हूँ।
और मैं ये महसूस करता हूँ कि समाज के हर क्षेत्र में पतन हुआ है, लेकिन सबसे भयंकर पतन जो हुआ इस दौर में वो राजनीति का और पत्रकारिता का हुआ है। और नेता और पत्रकार ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के। ये दोनों शिक्षक की भूमिका में भी होते हैं। ये दोनों समाज को शिक्षा भी देते हैं, सही दिशा भी देते हैं। लेकिन जब वो खुद ही भटके हुए हों तो क्या दिशा देंगे? आजकल पत्रकारों में भी बिना पढ़े लिखे और अज्ञानी किस्म के लोग आ गए हैं। और राजनीति में पहले वो लोग, उनके पास डिग्री नहीं होती थी, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें कहते थे, समाज को बताते थे, सही दिशा देते थे। वो विद्वान किस्म के लोग होते थे। वो बोलते थे तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे, शांति से। आजकल राजनीति में बतौलेबाजी ज़्यादा होने लगी है। फर्जी डायलॉग मारे जाते हैं और बहनों और भाइयों और कुछ भी कह के बहका देते हैं। यही पत्रकारिता में हो रहा है। निश्चित रूप से भाटी जी आप सही कह रहे हैं। पहले पत्रकारिता में भी और राजनीति में भी समर्पण वाले लोग आते थे। आज राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी एक ठसक दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस बदलाव को मतलब क्या कारण है कि लोग राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी ठसक दिखा रहे हैं, अपनी समर्पण वाली भावना दोनों जगह कम हुई है? एक बड़ा कारण तो ये है कि अब भौतिकता का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। अब से 50 साल पहले तक, मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 50 साल पहले तक कोई भी बुजुर्ग आपको गांव के बता देंगे, या आप किताबों में भी पढ़ोगे, समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत उन लोगों की होती थी जो विद्वान होते थे लेकिन गरीब होते थे। गांव का वैद्य, गांव का अध्यापक और वकील, चिकित्सक ये फीस तक नहीं लेते थे। और गांव के जो सरमाएदार होते थे, जो पूंजीपति होते थे, जो जमींदार होते थे, और जो वो होते हैं नहीं ब्याज पे पैसा देते थे, उनके पास धन कितना ही हो, साहूकार जो होते थे, उन्हें समाज में इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। आज इतना परिवर्तन हुआ है कि उल्टा हो गया है। आज महाभ्रष्ट आदमी हो, चरित्रहीन हो, उसके पास धन होना चाहिए तो उसे समाज इज्जत दे रहा है। और जो हम जैसे फक्कड़ आदमी कुछ कहने लगे समाज में जाके, तो उन्हें ज़्यादा आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। कहते हैं अरे ये तो खुद ही भूखा मर रहा है, ये क्या दिशा देगा हमें। तो ये एक परिवर्तन आया है और हर आदमी की नज़र पैसे पे है। तो नेता भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमा लें, पत्रकार भी चाहते हैं कि चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे हम वो सरकार की कमियां इसलिए नहीं बताते कि सरकार उन्हें पैसा देती है। और मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ, और आप क्योंकि एक पत्रकार हैं तो ये आप तो अच्छी तरह पता होगा कि जो सरकार बताती है वो समाचार नहीं होता, वो विज्ञापन होता है। जो सरकार छिपाती है समाचार वो है। लेकिन आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रहा है, जो सरकार बताती है उसे ही बोलेंगे, जो सरकार छिपाती है उस खबर को कतई नहीं दिखाएंगे। कोरोना में कितने लोग मर गए, कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना घपला हुआ, किसान बिलों में क्या कमी थी। किसान बिल लेके आए तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ये चिल्लाता रहा, जो किसान धरने पर बैठे थे। 13 महीने तक आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हो गए, और ये बिके हुए पत्रकार ये चिल्लाते रहे कि ये किराए के लोग हैं, ये फर्जी किसान हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं। ये शर्मनाक बात, बाहर से फंडिंग हो रही है। ये जो है शर्मनाक बात है। अभी चुनाव हुए 2024 के, मोदी जी के मुंह से गलती से निकल गया कभी की बार 400 पार, तो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे चुनाव यही चिल्लाता रहा कभी की बार 400 पार। और उत्तर प्रदेश में हमें 4-5 से ज़्यादा सीट नहीं दे रहे थे, और बीजेपी को 75 से कम नहीं दे रहे थे। पता नहीं कहाँ सर्वेक्षण करते हैं। और हमारे यहाँ 37 और बीजेपी के यहाँ 33। तो ये पत्रकारिता का पतन है। अच्छा भाटी जी, जो खोखले राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदुत्व की जो राजनीति हो रही है, उसका इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? राष्ट्र और हिंदू धर्म के सबसे बड़े शत्रु बीजेपी और आरएसएस। भारत राष्ट्र और हिंदू धर्म, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गलती में जल्दी में बोल दिया मैंने। भारत देश का और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शत्रु आरएसएस और बीजेपी है। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ, देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1925 से 1947 तक आरएसएस अंग्रेज़ों के साथ थी। स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करते थे, उन्हें गिरफ्तार कराते थे,
कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दे के सजा करवाते थे। जब महात्मा गांधी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, महात्मा गांधी कह रहे थे अंग्रेजों की नौकरी छोड़ छोड़ के आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ। जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, कह रहे थे अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी फौज में आ जाओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब आरएसएस के नेता गोलवलकर और हिंदू महासभा के सावरकर दोनों गाँव में जा के मीटिंग करके अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए लोगों को समझा रहे थे। तो इनसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया संविधान सभा में, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर ने लेख लिख के उस संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा ये संविधान विदेशी संविधानों की नकल है, कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, हम इस संविधान को कभी नहीं मानेंगे। जब तिरंगा झंडा हमने राष्ट्रध्वज बनाया तो आरएसएस ने उसका विरोध किया, और आरएसएस ने 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 2002 में जब कोर्ट ने आदेश किया, अब भी वो 26 जनवरी 15 अगस्त को ही फहराते हैं, बाकी दिन नहीं फहराते। महात्मा गांधी की हत्या में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का नाम आया। तो जो संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ रहे हों, राष्ट्रध्वज के खिलाफ रहे हों, राष्ट्र के संविधान के खिलाफ रहे हों, राष्ट्रपिता की हत्या में शामिल रहे हों, उन्हें आप देशभक्त कहोगे या देशद्रोही कहोगे? अच्छा भाटी जी, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और मोहन भागवत लगातार अपनी भाषा बदलते रहते हैं। कभी वो हिंदुत्व की बात करेंगे, कभी वो कहेंगे कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए। तो मोहन भागवत की जो बिहेवियर है, जो लगातार बदलता रहता है, उसे क्या आप मानते हैं? क्या वास्तव में वो आरएसएस के बदलना चाहते हैं या फिर ये एक नौटंकी है? नहीं, इस बहकावे में या इस बुलावे में कोई नासमझ आदमी आ सकता है। केवल मोहन भागवत का सवाल नहीं है, आरएसएस का एक चरित्र है शुरू के दिन से कि वो रावण के 10 सिर थे, 10 मुंह थे, लेकिन रावण 10 के 10 मुंह से एक भाषा बोलता था। आरएसएस के 10 मुंह हैं, लेकिन ये 10 मुंह से 10 अलग अलग बात बोलते हैं। एक कहेगा मुसलमान हमारे शत्रु हैं, दूसरा कहेगा मुसलमान हमारे भाई हैं, तीसरा कहेगा मुसलमान को पाकिस्तान भेजना चाहिए, चौथा कहेगा मुसलमान देशभक्त हैं। ऐसे ही आरक्षण पे बोलेंगे, कहेंगे नहीं दलित हमारे भाई हैं, उन्हें बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, दूसरा कहेगा आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। ये हमेशा इनका ये चरित्र है, ये इसी तरह की भाषा बोलते हैं। और फिर ये देखते हैं समाज में नाप के कि कौन सी चीज़ को समाज समर्थन दे रहा है, कौन सी चीज़ का विरोध कर रहा है, तो उस बयान को अपने को वापस ले लेंगे तुरंत। मोहन भागवत ने बिहार में जाके कही थी कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, और जब उसने देखा कि जनता इसके खिलाफ हो गई है तो तुरंत उसके बयान दिलवा दिया दूसरे आदमी से कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला था। तो ये हमेशा ये रावण की तरह इनके 10 मुंह हैं। ये आधुनिक युग का रावण है आरएसएस और बीजेपी। लेकिन रावण 10 के 10 मुंह से एक भाषा बोलता था, ये 10 मुंह से अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार भाटी जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। जल्दी मिलेंगे।